बाद निकालकर राष्ट्रव्यापी जन जागरण का कार्यक्रम किया गया, जिससे लोगों में एक चेतना आई और जिससे लोगों ने गर्व करना शुरू किया कि हिंदुस्तान हमारा राष्ट्र है और इस राष्ट्र पर हम गर्व करें। ये देन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पत्रकारिता को जाता है। 20वीं शताब्दी में जब लोगों को ये लगने लगा कि इस देश में फसाद हो सकते हैं, जुल्म हो सकते हैं और अंग्रेजों की पढ़ाई लिखाई के कारण सांप्रदायिकता की भावनाएं बलवती हुई, गणेश शंकर विद्यार्थी के रूप में, महात्मा गांधी के रूप में, जवाहरलाल नेहरू के रूपों में लोगों ने नवजीवन अखबार को निकाला, हिंदुस्तान अखबार को निकाला और उन अखबार के माध्यम से लोगों ने जिस जन जागृति का काम किया वो अपने आप में अद्भुत है और उसका कोई सानी नहीं हो सकता। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता एक मिशन के रूप में है। हिंदुस्तान में पत्रकारिता विश्व के अन्य भागों की तरह किसी कमीशन के रूप में नहीं आया, इसका एक मिशन है कि हमको इस राष्ट्र को एक महान राष्ट्र का निर्माण करना है और सब पत्रकारों ने उसमें अपना अद्भुत योगदान दिया। इस देश की आज़ादी की लड़ाई के बाद भी हिंदी पत्रकारिता हो चाहे देश की अंग्रेजी पत्रकारिता हो, जितने बड़े जर्नलिस्ट रहे उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। चाहे वो मूलगांवकर साहब हो, चाहे वो दिलीप पटगांवकर हो, चाहे वो हम सब के आदरणीय प्रभाष जोशी हो, हिंदी पत्रकारिता के श्लाघा पुरुष हो, चाहे कुलदीप नैयर साहब हो, सब ने अपनी कलम की ओजस्विता से राष्ट्र को जागरण करने का काम। साथियों, पत्रकारिता को चौथा स्तंभ लोकतंत्र का इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के जितने भी पहलू हैं उन पहलुओं को सकारात्मक दिशा में लोकतंत्र यदि भटक रहा है अपने भटकाव से, उसको एक रास्ते पर ले जाए। 1975 में जब इस देश में इमरजेंसी लागू हुई तो द इंडियन एक्सप्रेस ने उस इमरजेंसी का विरोध किया और अपनी कलम की ताकत से उसको मजबूत किया। उनके जो भी एडिटर रहे, चाहे वो कुलदीप नैयर साहब रहे, चाहे उनके एडिटर प्रभाष जोशी रहे हिंदी में जनसत्ता, उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई को पूरे विश्व में जाकर किया। तो इस बात पर हम सबको गर्व करना चाहिए। राजेंद्र अवस्थी जी ने पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता की पूरी पीढ़ी तैयार की और वो पीढ़ी वो अपने पत्रकारों को कहते थे कि क्या आपको लिखना और कैसे लिखना, और यदि किसी बात पर उनका मालिक से झगड़ा हुआ, किसी सैद्धांतिक मुद्दे को लेकर, राष्ट्र जागरण के मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने अपनी कुर्सी को भी बलिदान करने से कभी कोई हिचक नहीं दिखाई। इस बात का हिंदी पत्रकारिता को गौरव प्राप्त है और इस सब पर हम लोगों को सोचना चाहिए। आज पत्रकारिता दिवस में आज की जो सिचुएशन है पूरे हिंदुस्तान में, पत्रकारिता का स्वरूप समय के साथ साथ, तकनीक के साथ साथ बदलते हैं। आज भी हम लोगों के बीच में शशि शेखर जैसे हिंदी के मूर्धन्य पत्रकार हैं जो इस चीज़ को लिख रहे हैं। प्रशांत मिश्रा जैसे पत्रकार हैं जो इस चीज़ को लिख रहे हैं कि सत्य के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। और आज भी समाज में पत्रकारों की इज्जत प्रतिष्ठा, आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में सिवान में एक पत्रकार, एक ब्यूरो चीफ थे सिवान शहर के, हिंदुस्तान के, उनकी निर्मम हत्या कर दी। पूरे बिहार में गांव और कस्बों में लड़के इसके लिए जगे, उन्होंने इसके लिए कैंडल मार्च निकाला और आवाम में उसके खिलाफ एक प्रतिरोध स्थापित। ये दिखाता है पत्रकारिता की विश्वसनीयता। यदि विश्वसनीयता पत्रकारिता की है तो लोग स्वतः स्फूर्त, सिर्फ पत्रकार नहीं आए, आम आदमी आया, गांव में एक किसान रहने वाला है वो आया, स्वतः स्फूर्त लोग निकलते गए और उसकी जगह जगह जितने भी शहर थे बिहार में, झारखंड में, उसके खिलाफ लोगों ने रैली। हो सकता है सोशल मीडिया में उसका उतना ज़्यादा प्रभाव ना हुआ हो सकता है वो हिंदी पत्रकार के होने के नाते या दिल्ली से उसकी दूरी होने के नाते, लेकिन ये अपने आप में इस चिंतन को दर्शाता है कि देश में एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी है जो कि पत्रकारिता के उस स्वरूप को, जिसके लिए बलिदान हो गया हमारे साथी राजदेव, उस स्वरूप को आज भी लोग चाहने वाले। पत्रकारिता के इतिहास में 2000 ईस्वी का साल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यदि हम हिंदुस्तान की ओवरऑल पत्रकारिता को, उस जो लोग हिंदी पत्रकारिता को पढ़ते होंगे या हिंदी अखबारों को, तो जनसत्ता का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके एडिटर हिंदी में प्रभाष जोशी जैसे मूर्धन्य और श्लाघा पत्रकार और साहित्यकार। उसका एक संडे का कॉलम होता था कागज कारे, जिसको कि प्रभाष जोशी जी खुद लिखते थे और उसको वो अपने जो एक सप्ताह में जो मुख्य घटना घटित थी उसके बारे में बताते थे। 2000 ईस्वी में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ हिंदुस्तान की उस समय जो सत्ताधारी पार्टी थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ।
और देश में इस पर बहुत एक व्यापक बहस हुई कि इस तरह के स्टिंग का क्या मतलब है और क्या होना चाहिए। और देश के मैक्सिमम पत्रकारों ने इस बात को, और मेन स्ट्रीम लोगों ने कहा कि ठीक है, स्टिंग होना चाहिए, जो गलत हुआ वो जेल गए और उस पर जो भी कार्रवाई। लेकिन उस श्लाघा पुरुष परम आदरणीय श्री प्रभाष जोशी जी ने उस कागज कार्य में लिखा कि की पहन दे, पंजाबी में इसका अर्थ होता है क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब हमने ये पूछा, और उन्होंने आज नहीं 2000 में कहा, 2000 में लिखा कि तरुण तेजपाल जी के बारे में, उनसे जब मैंने पूछा कि ये आपने जो किया इससे हमारी विश्वसनीयता कहाँ जाएगी, जबकि प्रभाष जोशी एक जाने माने विचारक थे जिनका तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी से स्पष्टता मतभेद, कोई दबा छुपा मतभेद नहीं, ओपनली मतभेद। लेकिन उन्होंने लिखा इस चीज को कि पहले क्या फर्क पड़ता है, ये बात हमसे इन्होंने कही, और फिर पूरे विस्तार से दिया कि विश्वसनीयता अब कहाँ जाएगी। एक पत्रकार के साथ जो खुलकर लोग बात कर सकता था, एक प्रधानमंत्री यदि एक एडिटर लिखता था, और हिंदुस्तान में जितने भी बड़े कांड हुए उसका उद्घाटन पत्रकारों ने किया, चाहे वो फोर्स कांड हो, इसका उद्घाटन पत्रकारों ने किया। 1983 में जिसके कारण महाराष्ट्र में वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री AR अंतुरे ने इस्तीफा दिया, उसका उद्घाटन इंडियन एक्सप्रेस की खोजी पत्रकारिता ने किया। तो हिंदुस्तान में पत्रकारिता की आलोचनात्मकता का एक सृजनात्मक महत्व था, जिस महत्व को 2000 में उन्होंने ये कह के लिखा कि तो ये विश्वास का संकट है। बोले मैं कभी किसी सत्ताधारी पार्टी के पास, नेता के पास जाता हूँ, बात करता हूँ, वो खुलकर बताते हैं कि कहाँ करप्शन है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और उस आधार पर हम अपनी कलम से लिखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन समाज में चाहिए। लेकिन क्या इस घटना के बाद कोई आदमी खुलकर हमें बताए हमारी विश्वसनीयता किस स्तर पर जाए? खैर ये 2000 की बात है, और माइनॉरिटी लोग थे, प्रभाष जोशी जैसे लोग, जिन्होंने इस विषय पर कुछ समय दिया। आज जब हम 2016 में आए तो 2016 की पत्रकारिता और अलग है। 2016 की पत्रकारिता 2012 में जो सोशल मीडिया का प्रभाव इस राष्ट्र में आया, इस प्रभाव के कारण पत्रकारिता के स्वरूप में, पत्रकारिता के चिंतन में, उसके थॉट प्रोसेस में काफी बदलाव आया। अब व्हाट्सएप पर सभी लोग पत्रकार हैं, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो आदमी है सब पत्रकार है, कोई भी कह सकता है साहब मैं पत्रकार। आज अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं रही। आज आपने कह दिया ये हमसे नाराज हो गए या ये नाराज हो गए कि कप्तान साहब ने 2 लाख रुपए मांगे, आप व्हाट्सएप चला दीजिए, अगले दिन ये खबर बनेगी साहब, या उसी समय खबर बननी शुरू हो जाएगी साहब हमने 2 लाख रुपए मांगे और चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्या किया, अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई अभी बताया है। ये खबर हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में इसी तरह की चीज़ें कम्युनल मैटर में कि व्हाट्सएप से किसी ने कुछ भेज दिया और उसको लेकर के सब जगह वो चल रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा। किसी ने फेसबुक पर कोई चीज़ डाल दी और उसको कोई रोक नहीं पा रहा। और ये समस्या सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, हमारे मुल्क की नहीं है। यही समस्या सीरिया में है, यही समस्या अमेरिका में है, यही समस्या ब्रिटेन में है। आज पूरी बड़ी बहस चल रही है अमेरिका के इस पत्रकारिता पर। जो लोग अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को फॉलो कर रहे हैं, बर्नी सैंडर्स और हिलारी क्लिंटन के बीच में जो मुकाबला हो रहा है, उसमें एक बड़ी बहस है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा ग्रुप चाहता है पत्रकारों का, वहाँ के सृजनात्मक लोगों का, कि जो आर्म्स एक्ट है उसको प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में तमाम लोग जो है जाते हैं स्कूल में क्यों किसी का कत्ल होता है। उस पर एक बड़ी व्यापक बहस है। काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, काफ़ी लोग चाहते हैं होना चाहिए। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका में और यूरोप में बहुत जैसे चैनल्स हैं, इंग्लैंड में वो फिक्स हैं कि वो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान की पत्रकारिता आज तक अपनी आलोचनात्मक स्वरूप में नहीं, आज तक सत्य को दिखाने के करीब रही, इसलिए हिंदुस्तान में पत्रकारिता का अपना एक वजूद था, अपना एक स्तंभ था, और उसके सकारात्मक सोच के लिए सभी लोग उसको सैल्यूट करते हैं। आज राजदेव जैसे पत्रकार को हम इसलिए नमन कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी राष्ट्र की रक्षा के लिए, उस चीज़ के लिए दी जिसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, और यही आवाज़ उठाने का काम पत्रकार। मार्क टूली BBC के पत्रकार रहे और हिंदुस्तान पर उन्होंने बहुत सारी किताबें ली कि हिंदुस्तान में किस तरह से पत्रकारिता का चेंज आया, उस पर उन्होंने, तो वो तो एक बेहद विषय का क्षेत्र है। लेकिन आज हमारे जो भी पत्रकार साथी हैं, आज उनके सामने जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का जो संकट है वो तो अलग संकट है, क्योंकि उस पर अकाउंटेबिलिटी की कमी है। वो संकट DM साहब और हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए जो सबसे जो बड़ा संकट है वो है
कि आज के दिन पत्रकारिता दिवस हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आज भी हम जो हमारे साथी हैं, जो श्रमजीवी हमारे पत्रकार भाई हैं, उनकी तनख्वाह की क्या स्थिति? आज भी मजीठिया कमीशन की रिपोर्ट को कोई आदमी क्यों नहीं लागू कर पाया? आप लोग यहाँ 200 या 150 हमारे पत्रकार साथी हैं, इस जिले में 500 पत्रकार साथी होंगे, शायद ही किसी पत्रकार साथी की तनख्वाह 40,000 या 50,000 से ज़्यादा। शायद ही किसी को ऐसा लग रहा होगा कि भाई हम अपनी ज़िंदगी को 10,000 या 20,000 के रूप में कोई भी स्टिकलर अपनी ज़िंदगी को आराम से नहीं चला सकता, लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी सबके पास है। वो डीएम साहब के पास भी जा सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं। इस एक्सेस के कारण 1-2% लोग उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 98% लोग उसका पॉजिटिव यूज करते हैं और वो समाज के चिंतन के लिए करते हैं। तो पत्रकारिता दिवस पर एक मनुष्य के रूप में भी हमको सोचना चाहिए कि जो हमारे पत्रकार साथी का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, आज कम से कम हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस शोषण को बंद करने के लिए सरकार कोई कदम उठाए, ताकि अगले वर्ष से कम जो हिंदी पत्रकार है, इंग्लिश पत्रकारों की जो सैलरी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, जो रिपोर्टर है उनकी तनख्वाह अच्छी है, लेकिन जो भी मुजफ्फरनगर, बागपत, सीतापुर, सहारनपुर ऐसे जगह जो भी हमारे डेस्क के साथी हैं, जो भी हमारे रिपोर्टर हैं और उनके साथ के जो रिपोर्टर हैं, उनका जो शोषण है वो असहनीय है, वो अकल्पनीय है। उस चीज़ को उसको हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में देखना होगा। जब हम उस हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में देखेंगे तो हम लोगों को फिर किसी पर कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं जहाँ तक मैंने आपके साथ, हो सकता है कुछ लोगों की हमसे नाराज़गी हो और वो होनी भी चाहिए, एक स्वभाव, उसमें हम हमेशा आपके साथ। एक बात मैं कहना भूल गया, मेरे 95 से पहले या जो लोग आप में से डेस्क पर उस समय होंगे, हिंदुस्तान के डेस्क पर या दैनिक जागरण के डेस्क पर, तो एडिटर की नज़र में महत्व होता था किस न्यूज़ का, जिस न्यूज़ का पॉलिटिकल या राष्ट्र के निर्माण में जिसका योगदान होता है। क्राइम से संबंधित जो रिपोर्टर था वो अपने विभाग का सबसे रद्दी आदमी समझा जाता, जो उसके एडिटर को लगता था ये थर्ड रेटेड आदमी है, ये नॉलेज में कम है, उसको क्राइम की बीट दी जाती। और नॉलेजेबल आदमी को बीट मिलती थी एजुकेशन की, पॉलिटिकल की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और क्राइम की खबर जनसत्ता के 10वें पेज, 12 पेज का अखबार होता था, उसके पिछले पेज। लेकिन पिछले 20 वर्षों से ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती चली गई, क्राइम की ऐसी सनसनीखेज न्यूज़ रही कि वो सब जगह फ्रंट पेज पर रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज़, आपका कोई आपने कल्चर में बढ़िया काम किया, उस न्यूज़ का कोई खरीदने वाला नहीं, क्योंकि उसको कोई पत्रकार का उसकी अहमियत नहीं। आज किसी भी एडिटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है वो क्राइम बीट है, क्योंकि क्राइम बीट जो है वो एसएसपी को अपनी जेब में रखेगा कि भाई यहाँ गड़बड़ी है, चलिए आप ये करेगा। एसएचओ उसके डर में रहेगा, वो तब सैल्यूट करवाएगा उससे। तो क्राइम बीट जिसका 20 साल पहले कम अहमियत थी, जिसका राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं था, आज 20 साल कल्चर की चीज़ थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ थी, जो एजुकेशन की चीज़ थी, जो राष्ट्रीय एकता को जोड़ने की चीज़ थी, उसका सब जगह महत्व कम होता चला। मेरी कभी कभी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से कभी इस इशूज़ पर भी बात होती कि सर ऐसा चीज़ क्यों नहीं हो सकता, तो उनका कहना था कि चीज़ें अब यही बिकने लगी। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि हम बेचते हैं तभी तो चीज़ें ये बिक रही हैं। हम यदि सब लोग सोच लें कि हम इसको बेचना छोड़ देंगे तो ये चीज़ें नहीं बिकेंगी। पूरे विश्व में देखिए, पुलिसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट का क्राइम जो कौतूहल पैदा करता है, सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो कौतूहल पैदा करती है, इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो कौतूहल पैदा करती है। तो पूरे विश्व के साहित्य में, पूरे विश्व के चीज़ों में इसके प्रति लोगों का रुझान एक स्वाभाविक है, चाहे वो फिल्म बने, चाहे वो टेक्नोलॉजी बने।